कोशिका के आकार। हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि जितने सारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं सभी सेल से बने हुए हैं, तो ये भी बात आती है कि जो संसार में सबसे बड़ा सेल भी होता होगा कोई और सबसे छोटा सेल भी होता होगा कोई। फिर ये भी मन में बात आती होगी कि जो ह्यूमन बॉडी है, आदमी के शरीर में सबसे छोटा सेल कौन सा होगा और सबसे लंबा सेल या सबसे बड़ा सेल। लंबा और बड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। तो सबसे लंबा सेल कौन सा है और सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे विचार करेंगे। तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल छोटा कौन हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे, देखो सेल की स्पेलिंग क्या होती है। स्मॉलेस्ट सेल तो तुम लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, PPLO। अब ये जो PPLO है उसका फुल फॉर्म क्या है? P से प्लूरा, P से न्यूमोनिया। अब ये बच्चे नहीं समझ जाना कि P से न्यूमोनिया कहाँ से आ गया। प्रोनाउंसिएशन में तो N आ रहा है न्यूमोनिया के लिए, तो P जो है यहाँ साइलेंट है। न्यूमोनिया, L से लाइक, O से ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग इसको एक वर्ड में बोले कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल जो है वो क्या है, PPLO पुलरा न्यूमोनिया। ये एक बैक्टीरिया है जिसका अगर हम लोग इसकी साइज देखें, सॉरी शेप देखें, साइज देखें तो इसका जो साइज है वो 0.1 μm है। m से मीटर से है और म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। समझो -6 मतलब कितना छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से, उसमें भी कौन सिंपल सा माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग देख पाएंगे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, नीट हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल क्या है? PPLO पुलरा न्यूमोनिया। बैक्टीरिया है एक तरह का, इसका जो साइज होता है वो 0.1 μm मतलब माइक्रोमीटर होता है। अगर कभी कभी ऑप्शनल दे देता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अगर PPLO नहीं हो तो, PPLO नहीं हो तो क्या होगा? तो एक और भी बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। इसको हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल PPLO पुलरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका जो साइज है वो क्या है? 0.1 μm अर्थात 0.1 माइक्रोमीटर। अगर ऑप्शन में पुलरा न्यूमोनिया नहीं दिया हो और दिया रहे माइकोप्लाज्मा, तो हम लोग नर्वस नहीं होंगे कि अरे यार मैम ने तो पढ़ाया था PPLO, यहाँ क्या दे दिया है? माइकोप्लाज्मा, तो हम लोग माइकोप्लाज्मा को भी टिक करेंगे। अब आते हैं हम लोग इस पे सबसे बड़े सेल पे, लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल मतलब बड़ा सेल। तुम लोग सुना होगा ऑयस्ट्रिच। ऑयस्ट्रिच को हम लोग हिंदी में क्या करते हैं? शुतुरमुर्ग, ठीक है। ये जो शुतुरमुर्ग है उसका एग जो होता है, ऑयस्ट्रिच एग ऑफ ऑयस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल होता है। अगर हम लोग इसके माप को देखें कितना होता है, तो 160 cm into 135 cm ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो सेल है वो ऑयस्ट्रिच का एग है और इसका माप कितना है? तो 170 सेंटीमीटर इंटू 135 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो ऑब्जेक्टिव को किया, स्मॉलेस्ट सेल PPLO और माइकोप्लाज्मा लार्जेस्ट सेल ऑयस्ट्रिच एग। अब हम लोग आते हैं जो ह्यूमन बॉडी है। ये भी मन में बात आ रहा है कि अरे यार ये तो हम लोगों ने वर्ल्ड की कहानी देखी, अब ह्यूमन के बॉडी में क्या होता होगा? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता होगा और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
आदत मेरा खराब है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के मैं पूरे बोर्ड भर देती हूँ, तो ज़्यादा इधर से करने का जरूरत हो जाता है हमको। तो अब हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखें, ह्यूमन बॉडी का ये लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। तो चलो, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये तो समझ में आ जाएगा ना, आदमी के शरीर का सबसे छोटा सेल क्या हो गया, स्पर्म सेल। ये जो शुक्राणु होता है हम लोगों का मेल गैमीट, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। अब हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, अभी लॉन्गेस्ट पे नहीं आई हूँ, लार्जेस्ट मतलब बड़ा विशाल, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो फीमेल कर रही है कि मैं क्यों पूछे रहूं, जब मेल का जो गैमीट है वो सबसे छोटा है, तो जो फीमेल का गैमीट है वो सबसे बड़ा सेल है। अब हम लोग आते हैं लॉन्गेस्ट सेल पे, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग सभी लोगों को पता है कि अराउंड 3 फीट लंबी हम लोगों की सेल है, जिसका नाम है न्यूरॉन सेल। इसी सेल की वजह से हम लोग, अगर चींटी काट रहा है, अगर हाथ जल रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पता चलती है इस न्यूरॉन सेल से। तो अपन ने क्या सीखा यहाँ पे, 3 चीज़ें ह्यूमन बॉडी के बारे में, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, लार्जेस्ट सेल ओवम और लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन सेल। क्लियर। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, यहाँ पे तो साइज देख लिया, अब हम लोग क्या देख लें, शेप ऑफ सेल। अब शेप ऑफ सेल में क्या बात हो गई, तो जिस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट भी है और एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट में भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है। जब बॉडी का बनावट डिफरेंट है तो सेल का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से डिफरेंट शेप वाले सेल पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, ये बैक्टीरिया सेल है, ये हम लोगों का लीवर सेल हो गया, ये ह्यूमन का ओवम सेल हो गया, फीमेल गैमीट का। उसके बाद मेल गैमीट को क्यों छोड़े, ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। उसके बाद हम लोग देख लें बॉन सेल को, ये हो गया हम लोगों का बॉन सेल। ये हो गया हम लोगों का WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, एक चीज मैं क्यों छोड़ रही हूँ, इसको भी मैं बना देती हूँ। रफ डायग्राम है, तुम लोग मेरी भावना को समझ जाना, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का नर्वस सिस्टम, नर्व सेल विजिबल है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सेल के शेप को देखा, सेल की आकृतियों को देखा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ये बैक्टीरिया सेल है, उसके बाद ये जितने भी डायग्राम बने हुए सब ह्यूमन बॉडी के सेल है। ह्यूमन बॉडी तो एक है आदमी का, लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग सेल की आकृति को देखें, सेल के शेप को देखें, तो हम लोगों को कितना डिफरेंस दिखता है कि लीवर सेल का जो साइज है वो अलग है, ओवम जो है वो अलग आकार का है, ये WBC का अलग आकार है, बॉन सेल, स्पर्म सेल, न्यूरॉन सेल, मतलब हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर है सबका डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पे एक ये बात कह सकते हैं कि जो सेल है, एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल है, तो इसका मतलब है कि जितना सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में सबका शेप कैसा होगा, डिफरेंट होगा। इस तरह से हम लोगों का शेप और साइज खत्म होता है। अगला टॉपिक है हम लोगों का टाइप ऑफ सेल।
चलो तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सेल के टाइप को पढ़ा था। एक क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या था, यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल्स में उसके डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। एक हम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट, इसको हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, इंग्लिश में भी प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, तो हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं हमको जैसा लग रहा है। और दूसरा जो सेल है यूकैरियोटिक सेल। अब मन में ये भी बात आ रहा होगा कि मैम सेल को डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, क्यों एक यूकैरियोटिक सेल हो गया। तो इसमें क्या था कि यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले, इसीलिए हम लोग अलग अलग तरीके से मतलब सेल को डिवाइड कर दिए। फिर मन में आ रहा होगा कि मैम जब ये टाइप्स अलग अलग हो गए सेल, तो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल होंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल होंगे। तो पहले हम लोग ये जान लें कि प्रोकैरियोटिक सेल किस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में और यूकैरियोटिक सेल किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है। तो वर्ल्ड के जितने सारे बैक्टीरिया हैं, जितने सारे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया के बॉडी में क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल होता है। और यूकैरियोटिक में दो बातें आ जाती हैं, एक क्या, यूनिसेलुलर, और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनी मीन्स वन, सेलुलर मतलब सेल। इसी तरह से मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर मीन्स सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका होल बॉडी, पूरी बॉडी एक सेल से बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। और जिसका बॉडी ढेर सारे सेल से मतलब एक से अधिक सेल से बने हुए हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। तो यूकैरियोटिक के तो दो टाइप्स हम लोगों ने देख लिया, एक यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो तुम लोग 9th में पढ़े होंगे बायोडायवर्सिटी का ऐसे में प्रोटिस्टा नाम जरूर सुना होगा। प्रोटिस्टा, ये जो प्रोटिस्टा है ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें सेल कौन सा रहता है, यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर में। तो तुम लोगों ने डिवीजन पढ़ा था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं फंगी, जिसको तुम लोग बोलचाल की भाषा में कवक बोलते हो। उसके बाद प्लांटी, जिसमें सारे प्लांट आते हैं, और एनिमेलिया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि सेल के टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, वर्ल्ड के जितने सारे जीवाणु हैं वो क्या हो गए, उसके बॉडी में कौन से सेल हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के दो टाइप्स हो गए, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म और एक बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर में मात्र एक किंगडम आता है, कौन सा, प्रोटिस्टा। और मल्टी सेलुलर में फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, जिसको हम लोग बायोडायवर्सिटी क्लास में पूरे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग ये जान लेते हैं यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। चलिए अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक प्रो दूसरा कैरियोटिक। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में भी अब क्या देखा हम लोगों ने, दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक
प्रोकैरियोटिक। अब हम लोग इसके मीनिंग के बारे में समझते हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब हो गया पुराना, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, केंद्रक। यू मीन्स न्यू, नया, न्यू नहीं कह लो, डेवलप्ड कह लो, विकसित। और कैरियोटिक मीन्स सेम चीज हो गया, न्यूक्लियस। क्लियर? अब मन में आना मैम पुराना विकसित ये क्या कर रही है। तो हम लोगों ने अपने लाइफ में भी क्या देखा था कि आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले जो फ़ोन आया करता था उसमें बटन हुआ करता था, हम लोग बस बातें सुन पाते थे, बातें कर पाते थे। फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, गाना सुनने लगे, फिर क्या हो गया, एक दूसरे का पिक्चर खींचने लगे। अब क्या हो गया, कोई अमेरिका में है कोई इंडिया में है तो फेस टू फेस बातें भी होने लगी, बहुत सारे कैरेक्टर फीचर्स बदलते गए। सेम उसी तरह से सेल में क्या हो गया कि जो सबसे पहले सेल बना था वो पुराने टाइप के थे, उसमें ज़्यादा कैरेक्टर फीचर्स नहीं थे, मतलब ज़्यादा उसमें सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब हो गया सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी सी अंग कण, वो कम थे और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया तो धीरे धीरे कैरेक्टर बढ़ते चले गए। तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक को देख लिया, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, पुराना सेल है, और यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये डेवलप्ड सेल है। अब तुम लोगों ने डिफरेंस को पहले भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, प्रिमिटिव सेल है। दूसरा क्या हो गया, ये डेवलप्ड सेल है फर्स्ट। अगला क्या होगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, आगे हम लोग इसको डायग्राम से पढ़ेंगे, या पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेवल डायग्राम है, ये किसका है, हम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव सेल का है। तो प्रोकैरियोटिक का हम लोगों ने फर्स्ट डिफरेंस क्या देखा था, ये प्रिमिटिव सेल था, ये डेवलप्ड सेल था। दूसरा क्या हो गया, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस नेकेड होता है, नेकेड मतलब खुला हुआ, उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, तो नेकेड न्यूक्लियस। दूसरा इसमें क्या हो गया, कवर्ड न्यूक्लियस, जिसको हम लोग यूकैरियोटिक वाले डायग्राम में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे जो हम लोगों का डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए सर्कुलर डीएनए होते हैं, मतलब राउंड जैसा गोलाकार डीएनए होता है, लेकिन हम लोगों का डीएनए जो होता है वो सर्कुलर नहीं होकर के डबल हेलिक्स मॉडल होता है, और इसका जो होता है सिंगल हेलिक्स मॉडल। सिंगल का मतलब होगा एक लड़ी रह गई, लेकिन हम लोगों के डीएनए में क्या होता है, जिस तरह से हम लोग रस्सी देखते हैं, एक रस्सी दूसरे के ऊपर इस तरह से रहती है, या हम लोग बाल में चोटी बनाते हैं कि एक के ऊपर क्या किए, एक को इस तरह से मोड़ दिए, इस तरह से हम लोगों के डीएनए में होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो गया, सर्कुलर डीएनए या राउंड डीएनए। राउंड डीएनए, डीएनए में क्या हो गया, विदाउट प्रोटीन, मतलब नेकेड हो गया, विदाउट, क्या लिख रही हूँ, अब इसमें क्या हो गया, डबल हेलिक्स मॉडल रहेगा, नेकेड प्रोटीन की लेयरिंग रहती है, तो ये क्या हो गया, कवर्ड डीएनए। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम होते हैं, इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब कहेगा 70S का मतलब क्या हो गया, 70S का मतलब होता है, S मतलब सब यूनिट होता है, 2 यूनिट, जिससे क्या होता है कि ये जो हम लोगों का डीएनए है, हम लोगों मीन्स प्रोकैरियोटिक, जो बैक्टीरिया में डीएनए होंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा 50S + 30S। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं सोच लेना कि मैम 50 + 30 = S 80 हो गया, आपने तो यहाँ 70 लिख दिया है,
तो ये बातें गलत है, मतलब अलग अलग टाइप्स है, सेप्ट वर्ग है। इस यूनिट के मिलने से 70s राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोगों के प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दो अलग अलग यूनिट होते हैं, 60+40s। तो ये भी अलग अलग टाइप्स के राइबोसोम हैं। जिस तरह से तुम लोग बर्गर खाते हो ना, तो बर्गर में हम लोग क्या देखते हैं कि नीचे वाला भी पाव रोटी उतना ही बड़ा, ऊपर वाला भी उतना ही बड़ा, लेकिन इसमें क्या होता है, नीचे वाला छोटा सा और ऊपर वाला बड़ा सा। इस तरह से दो यूनिट से मिलकर के हम लोगों का राइबोसोम जो गोलाकार स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो बना होता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिर से हम लोग एक बार देखें क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रिमिटिव है, इधर यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड है। न्यूक्लियस जो है वो मतलब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं उस पर कवरिंग नहीं होती है, वास्तविक न्यूक्लियस का अभाव होता है। और इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है कवर्ड है, वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ जो डीएनए है वो राउंड है, गोलाकार है, और उसके ऊपर भी प्रोटीन की शीट नहीं पाई जाती है। और यहाँ क्या है, डीएनए कवर्ड है, और इसमें हम लोग डीएनए का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हिस्टोन प्रोटीन से ये कवर्ड होती है। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें 80s। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग यूकैरियोटिक वाले सेल के डायग्राम से देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम को देख लें। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, पहले हम लोग जान रहे हैं बैक्टीरिया के बॉडी में पाया जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोगों में कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है तो कहता है हायर एंटीबायोटिक चलाओ, बंदा ठीक हो जाएगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों? लेकिन वायरल डिजीज होता है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, क्यों? तो देखो इसकी जो कवरिंग होती है सेल, मतलब ये तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, चलो फ्लैजिला भी लगा लो। फ्लैजिला मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये मूव करता है, आगे की तरफ चलता है। सपोज दैट ये बैक्टीरिया हो गया। अब क्या हो गया, इसमें जो सेल का कवरिंग होता है वॉल इनवेलप, मतलब बॉडी की कवरिंग होती है वो 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। सबसे बाहरी लेयर हंसता खिलखिलाता हुआ आता है कि चलो तुमको तो हम इन्फेक्टेड कर ही देंगे, याद रखने के लिए ऐसी कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्लाइम लेयर। याद तुम लोग कैसे रखोगे, स्माइल से, हंसते हुए आ रहा है तो स्लाइम लेयर। लेकिन कोई कोई बहुत क्रूएल भी होता है कि चलो मजा चखाते हैं, तो क्या हो गया, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे सॉफ्ट रहता है, तब सॉफ्ट से स्लाइम, तब स्माइल करते हुए आया। लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग हो गया तब इसका नाम क्या बदल के हो गया, कैप्सूल, ठीक है। तो यही जो कैप्सूल होता है, जब हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक इसी कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर आकर के इसके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहानी उसकी ख़त्म हो जाती है और हम लोग मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वायरस में यही चीज़ नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, जो सबसे बाहरी लेयर होंगे या तो वो स्लाइम लेयर होंगे, जब स्ट्रॉन्ग हो गए तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कैप्सूल। क्लियर है। अब हम लोग अंदर में आते हैं। तो अंदर में हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, पिछले क्लास में क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया सेल है ऐसे मजबूत नहीं है, ऐसे नहीं इतना एंटीबायोटिक लिए हुए है फिर भी पड़ा हुआ रहता है। तो इसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी होती है, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से एनिमल सेल में सेल के ऊपर की कवरिंग होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो बैक्टीरियल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन। तो देखो ओवरऑल क्या है तो ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन क्या किए हुए हैं, सबको समेटे हुए हैं अपने आप में। सेल मेम्ब्रेन भी इसके पास, सेल वॉल भी इसके पास, इसके अलावा भी एक लेयर और है जिसको हम लोग स्लाइम लेयर कह ले या कैप्सूल कह ले। स्लाइम कब कहेंगे, जब ये सॉफ्ट होगा, और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, कैप्सूल। क्लियर है। अब उसके बाद अंदर आते हैं। अंदर सेमी लिक्विड होती है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर इसका न्यूक्लियस भी फ्लो करते रहता है।
हम लोगों का न्यूक्लियस क्या है, कपड़ा पहन के एकदम राजा की तरह बैठा हुआ है, और ये क्या है, इधर से उधर, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो ये न्यूक्लियस नेकेड न्यूक्लियस हो गए। न्यूक्लियस के चारों तरफ हम लोगों के न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए अपना रहता है कवर्ड होकर के, लेकिन इसमें डीएनए थ्रेड लाइक धागा के जैसा स्ट्रक्चर में गोल गोल घुमावदार संरचना में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर कुछ फूड रिसीवर होते हैं जो कि फूड को जमा करके रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उसको डाइजेस्ट करते जाते हैं। फिर उसके बाद पहले ही हम लोगों ने देखा राइबोसोम 70S राइबोसोम हो गया। अब बात आ रही कि मैम ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हम लोग क्या देख रहे हैं, उंगली की तरफ अंदर की तरफ जो धसी हुई कौन है, सेल मेम्ब्रेन वाली वाल है। ये सेल मेम्ब्रेन धस करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम। ये जो मीसोसोम है, अगर इसको भी तो बड़ा होना होगा, छोटू बच्चा होगा तो धीरे धीरे इसमें भी तो ग्रो होगा, तो ये सेल के एरिया को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये जो हम लोगों का रिस्पायरेशन होता है, तो बैक्टीरिया भी तो सांस लेगा बंदा, नहीं तो मर जाएगा। तो जब ये रिस्पायरेशन करता है तो इसमें मीसोसोम हेल्प करता है। फिर आगे पढ़ाएंगे हम लोग एनिमल किंगडम में कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो सनलाइट में खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, तो उस समय ये सनलाइट में इसको सनलाइट को कैप्चर करने में भी काम करता है। फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में भी ये काम करता है, फंक्शन करता है। तो आशा है कि सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। या मैं एक बार और समअप कर लूँ, चलो तो समअप कर लेते हैं। क्या जो हम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें उसके जो बाहरी लेयर है, सेल इन्वेलप है, उसमें 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या हो गया, स्लाइम लेयर या कैप्सूल कह लिए, दूसरा पार्ट सेल वॉल हो गया, और तीसरा पार्ट सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी साइटोप्लाज्म में फ्लो करते हुए नेकेड न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में डीएनए पड़े हुए हैं, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी राइबोसोम भी तैर रहा होता है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन फिंगर की तरफ फोल्ड हो जाती है, उंगली तरफ मुड़ करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम लोग मीसोसोम कहते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फूड रिसीवर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।